नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शराबबंदी बहाना नीतीश निशाना। जी हां, बात हम बिहार की ही कर रहे हैं। बिहार वह राज्य है जहां पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसी राज्य में शराब को लेकर खूब हो हंगामा और राजनीति भी होती रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि यह कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद अवैध शराब का 40,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब तक शराबबंदी कानून के तहत करीब 14.20 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, यानी तकरीबन 14 लाख गिरफ्तारियां हुई। इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि प्रदेश में किस तरह से शराबबंदी को विफल करने में पुलिस पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल एक मजाक की तरह है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया है भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देना। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लाखों लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी सप्लायर और तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी भी जिले के एसपी, डीएसपी या बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार जिसको चाहती है उसी पर कार्रवाई होती है, चयनात्मक कार्रवाई होती है। ऐसे अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार पुलिस को लेकर के शराबबंदी मामले को लेकर के जो कानून है इसको लेकर के कई बार जो है कड़ी से कड़ी टिप्पणी की है। ये तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के वजह से ही जो है शराब की तस्करी जो है हो रही है। बिहार पुलिस का एकमात्र काम रह गया है, बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो, कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। तो शराबबंदी को लेकर आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह बयान सुन रहे थे और इस बयान को लेकर अब कई सियासी चर्चाएं बिहार में होने लगी है। एक धड़े का कहना है कि सरकार को घेरने की कोशिश है, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है यही हकीकत है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता सागर कुमार साहब जुड़ चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से प्रदेश महासचिव प्रोफेसर लोला रख उपाध्याय साहब भी हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। अब दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सागर साहब आप ही के साथ करते हैं। 1 मिनट के लिए भूल जाइए सागर साहब कि ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे। एक आम जनता की तरह इस बात को आप लीजिए और समझिए। क्या उन्होंने जो कहा वो गलत कहा? क्या बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब नहीं मिल रही है? क्या नवादा, समस्तीपुर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बिहार में निकल कर सामने आए जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की जान तक चली गई? यह गलत है। क्या जिस तरह से जब्ती हो रही है वो दृश्य टीवी पर दिखते हैं वह गलत है? अवैध बोतलें शराब की मिलती हैं वह गलत है? क्या कोई सप्लायर पर शिकंजा कसा है? क्या कोई वरीय पुलिस अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है? यदि इन सब सवालों के जवाब को खोजने का कोशिश कीजिएगा तो शराबबंदी के मॉडल को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी एक ओपनिंग कमेंट आप जरूर दीजिए कि सरकार तो शराबबंदी का लेकर, उसके कानून को लेकर बातें करती हैं, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल भी है? सागर साहब। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है बिहार की, शराबबंदी लागू करने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का एक बड़ा लॉस हो रहा है। बावजूद हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जो कि सुशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बिहार की जो महिलाएं हैं उनके अनुरोध पर और बिहार में समाज में एक अच्छा वातावरण बने, पूरे बिहार में शांति और सद्भाव रहे, इसको देखते हुए पूरी आबादी के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य के कल्याण के लिए शराबबंदी जैसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लेने का उन्होंने काम किया है। इसकी हम सराहना करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जो शिकायतें मिलती रही हैं, चाहे वो नकली शराब बेचने की बातें हो या फिर पुलिस के सहयोग से शराब बेचने की बातें हो, इस पर सरकार बेहद गंभीर है। समय समय पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी हैं उनको जेल भी भेजने का काम किया जा रहा है। और हम ये मानते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से शराब कुछ इलाकों में घर तक पहुंचाई जा रही है। इसको लेकर के विशेष प्लान बिहार सरकार तैयार करके और इस पर रोक लगाने का काम निरंतर कर रही है। और हम चाहते हैं कि देश में, पूरे देश में शराबबंदी लागू हो। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार जी ने अनुरोध किया है कि केवल बिहार ही नहीं, हर जगह शराब स्वास्थ्य को खराब करता है, इसलिए सबका हित होना चाहिए, सबके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं और हम लोग निश्चित रूप से जो बातें आ रही हैं उसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और लगातार कार्रवाई करने का काम हम लोग करते रहे हैं। ठीक। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। उपाध्याय साहब, रुख आपका करते हैं। शराबबंदी को लेकर के खूब चर्चा होती है। जब शराबबंदी लागू हुआ था 2015 के आसपास का वो वक्त था, तब तारीफ भी खूब हुई थी। उसके बाद आप भी नीतीश बाबू के साथ सरकार में यदा कदा रहे ही हैं। आपने भी उस वक्त कुछ ज़्यादा किनारा नहीं किया, जो चीज़ें चल रही थी उसे चलने दिया गया। लेकिन अब चूंकि चुनाव भी नज़दीक हैं और शराबबंदी के जो रिज़ल्ट फलाफल बिहार की धरती पर लोग देख ही रहे हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बोलने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको लगता है यह मॉडल जो अपनाने की बात की जा रही थी, अब उसी मॉडल को लेकर आप बोल रहे हैं कि भैया ये मॉडल को हटाओ, जो पुराना मॉडल है उसी लाओ, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, जानमाल की भी क्षति हो रही है। अब वही अच्छा मॉडल खराब हो गया, अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? कि आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। दूसरी चीज ये है कि स्वयं सागर जी ने अभी कहा कि सरकार इस पर गंभीर रुख अपनाए हुए है और कार्रवाई की जा रही है। अब कार्रवाई की जा रही है, कब तक की जाएगी? क्या अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कार्रवाई चलती रहेगी? और आपने एक शब्द कहा मान्यवर कि कहीं न कहीं आप नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में रहे हैं। तो सदैव शायद आपको याद होगा, जब भी मैं हमारे दल के लोग गठबंधन में रहे हैं, तब भी शराबबंदी को लेकर के तेजस्वी जी ने एक बहुत बड़ी रैली और उसके अलावा पदयात्रा की थी। ये नुकसानदायक चीज है, इसको न पिए।
अब देश में जिस ढंग से माननीय सागर जी ने कहा है, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। शासन भी उन्हीं का, डीएम भी उन्हीं का, पुलिस भी उन्हीं की, नेता भी उन्हीं के। तो जब नेता कह रहा है तो अधिकारी को अमल में लाना चाहिए, लेकिन सवाल नेता किस ढंग से कह रहा है अधिकारी को, ये अब समझना पड़ेगा। अब कहीं नेता और अधिकारी में आपस में कोई बात तो नहीं है। जैसे एक कहावत है, मियां मिट्ठू बनना, समझे? तो उस कहावत को देखेंगे तो वो अधिकारी मंत्री से भी मिला हुआ है, अधिकारी इधर भी है, तो कम से कम मंत्री जी को चाहिए, या प्रदेश के आला अफसर जो हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, 9 बात बड़ी अच्छा इनका भाई सागर जी का मैंने सुना। सागर जी ने कहा कि सुशासन के मामले में माननीय नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये भी देखिए कि 5 साल न बीता और 4 बार मुख्यमंत्री बन गए और 9 बार के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। अब ये किस ढंग से मुख्यमंत्री कहे जाते हैं हमारे समझ में नहीं आता। 5 ही साल में आप कहीं बीजेपी से हो जाओ, कहीं जनता दल यू से हो जाओ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो जाओ, क्या और किसी पार्टी के साथ हो जाओ, कि ये क्या तमाशा है इस देश का। हम तो जहां तक हमारा अंदाज है, जहां तक मेरा कहना है कि केवल ये इनका प्रोपोगंडा झूठा है और बिहार की, प्रदेश की जनता के साथ ये बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो बात की ओर इशारा किया है, इस बात से कुछ लोगों को यह भी समझ आता होगा कि नीतीश बाबू की न शायद डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ लोग बाहें खोल करके उनका स्वागत करते हैं। अभी नीतीश बाबू क्या करें। खैर, आपने सवाल पूछा है, जवाब हम लेंगे ज़रूर सागर साहब से। सागर साहब, सुशासन बाबू के तौर पर नीतीश बाबू जाने जाते हैं, कोई संकोच नहीं है इसमें। जब से वह शासन में हैं, यदि 2005 से भी आप उनको इस हिसाब से देखिएगा तो लोगों ने कहा पहले ठीक ठाक अच्छा काम हुआ, लेकिन अब इस वक्त पर, इस मोड़ पर वह सारा काम कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या नीतीश बाबू अब उस सक्षमता के साथ डिलीवर करने में थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं? क्योंकि सरकार आपका है, होम मिनिस्ट्री आप ही के पास है, एक डायरेक्टिव तो जा ही सकता है सेंसिटाइज करने के लिहाज से भी और वार्निंग के लिहाज से भी अफसरों को कि कहीं कुछ गलती हुई तो भैया बख्शे नहीं जाओगे। क्या यह डर, यह सुशासन का जो पैमाना था वह कहीं ना कहीं पीछे चला गया क्या? देखिए, बिहार की जनता ने हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को विगत 20 वर्षों से बिहार का नेतृत्व का कार्यभार सौंपा है और उनके नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार काफी तरक्की कर रहा है और लगातार नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। अभी आप देखना, अभी आपने देखा होगा तो बजट में भी बात बिहार की हो रही है तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले आए मान्यवर? मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है उपाध्याय साहब, सुन लिए वो आप। मैं आपकी बात, मैं आपकी एक मिनट सागर साहब यही खट करूंगा। मैं फोन से जुड़ा हुआ। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सागर साहब सुन लीजिए, 1 मिनट सुने लीजिए, फिर आप बोलिएगा, वक्त लीजिएगा। सागर साहब बोलिए, बोलिए उपाध्याय साहब। करिए बिहार की, नरेंद्र मोदी की बात मुझे जवाब दे पाने में परेशानी होगी क्योंकि मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप बीच में ना बोले, आप अपने समय में बोले। ठीक है उपाध्याय साहब, मैं कह रहा था कि बिहार कर रहे हैं। ठीक है, नहीं वो समझ गए आपकी बात। बिहार की बात करिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर न जाइए आप। ठीक है उपाध्याय साहब, बोलिए सागर साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बिहार की जो सम्मानित जनता है, बिहार के जो सम्मानित मतदाता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी पर अपनी आस्था व्यक्त करके उनको विगत 20 वर्षों से बिहार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे नीतीश कुमार जी बहुत ही बेखूबी के साथ और बहुत ही सजगता के साथ उसको निभा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर महीने में, उसमें भी नीतीश कुमार जी और एनडीए के जो लोग हैं उनको प्रचंड बहुमत के साथ जनता फिर से लाने का काम करेगी। और मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने एक मील का पत्थर, एक उदाहरण देने का काम किया
पूरे देश में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी बिहार जैसे राज्य में लागू करके उन्होंने एक मिसाल देने का काम किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर कार्य को किया जा सकता है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, लाखों लाख की संख्या में उन लोगों ने नीतीश कुमार जी को वो बातें आपने कह दी सागर साहब, आपने कह दी, उदाहरण देने का काम किया, लेकिन क्या उस उदाहरण को अमली जामा पहनाने का भी काम नहीं करना होगा क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। सिर्फ उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा। उपाध्याय साहब देखिए, एक विशेष वर्ग या तबका यह भी कहता है कि भाई किसी को कोई क्या खाए क्या पिए इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है क्या? यह तो उसकी आज़ादी है। एक तरफ हम बात यह भी करते हैं कि भाई हमें प्रगतिशील देशों से ऊपर होकर, विकासशील देशों से ऊपर होकर हमें डेवलप्ड नेशन भी बनने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों में तो एक विरोधाभास है। और दूसरी बात, यदि रेवेन्यू लॉस के लिहाज से भी बात की जा रही है तो क्या जब आपकी सरकार आएगी तो आप इस मॉडल को पलट देंगे क्या? आपका इस पर रुख क्या है? और क्या जो चीज़ें अब चल रही हैं वो अक्टूबर महीने तक यूं ही चलती रहेंगी? सुन पा रहे हैं आप हमें प्रोफेसर साहब? चलिए हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सागर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सागर साहब, अब क्या सारा फोकस विधानसभा चुनावों के ऊपर ही जाकर टिक गया है? क्या सारी ताकत अब वहीं लगानी है? क्या अब इन जिन चीज़ों को सेंसिटाइज करने की, चाहे पुलिस की बात हो, जनता की बात हो, वो सारी चीज़ें अब थोड़ी कमज़ोर सी लगती नज़र आ रही है, या फिर जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वह थोड़ा कम है? आप इस मुश्किल से पार कैसे पाइएगा? आपकी बहुत तारीफ हुई थी, लोगों ने कहा था आपने एक अच्छा स्टैंड लिया है, लेकिन उस स्टैंड के इतने साइड इफ़ेक्ट्स, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी, इनके बारे में नहीं सोचा गया था क्या सागर साहब? देखिए, जहाँ तक चुनावी मोड की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनावी वर्ष है बिहार प्रदेश के लिए, और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से, अपने अपने रणनीति से चुनाव में उतरने का काम करेंगे, और ये सबका अधिकार भी है। तैयारियां निश्चित रूप से चुनाव के लिए होनी चाहिए। जहाँ तक शराबबंदी की बात है, हमने पहले भी बताया कि इसके लिए हमने दूसरे राज्यों से भी हम लोगों ने मदद की अपील की है। जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो झारखंड के इलाके हैं, प्रदेश के इलाके जो बिहार से लगते हैं, उनसे भी हम लोगों ने पत्राचार करने का काम किया है। नीतीश कुमार की सरकार ने पत्राचार करने का काम किया है कि भाई बॉर्डर पर आप निश्चित रूप से सख्ती करें, ताकि बिहार में अन्य राज्यों से कोई शराब ला करके उसकी बिक्री ना कर सके। हम तमाम उपाय जो सभ्य समाज देने के लिए, जो बिहार के लोगों के कल्याण के लिए हो सकते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो समाज के दुश्मन होते हैं, जो लोग समाज में चाहते हैं कि शांति नहीं रहे, समाज में वैमनस्य से पहले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और स्वास्थ्य के दुश्मन बन जाएं, वैसे लोग छुप करके इस तरीके का शराब का कारोबार कर रहे हैं, और पुलिस के कुछ लोगों को कुछ मिली भगत करके और इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, और जहां तक जैसी जैसी सूचना मिल रही है, बिहार के जो बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं उनके स्तर से भी लगातार इसको मॉनिटर करके हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक। और आपने देखा होगा कि हर स्तर से बिहार में कहीं कोई नेता प्रतिपक्ष बौखलाहट में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करना है, इसलिए वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। उनके पास बिहार में जो काम हुआ है, आज एक साथ अलग हुआ था झारखंड और बिहार, लेकिन आज देखिए बिहार कितना तरक्की कर गया है, लेकिन इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनका खाली काम है सरकार की खामी निकालना। सरकार ने जो काम किया है उसकी तारीफ भी, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के तौर पर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया, जो नीतीश कुमार ने पिछड़ों के लिए काम किया, जो नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में काम करने का काम किया, जो पटना का जिस तरीके से विकास हुआ है, पूरे बिहार में जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, इन सभी पर बात करना चाहिए। तो इन सभी पर ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको 15 साल का अपना जो जंगल राज था वो इनको याद आ जाता है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि हम एक शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करें। सागर साहब, देखिए अब तरक्की की आपने बात की, तो तरक्की का पैमाना भी लोगों के हिसाब से कुछ कुछ अलग होता है। क्या वह वही बिहार नहीं है जहाँ अब भी पलायन इतना ज़्यादा है? क्या यह वही बिहार नहीं है जहाँ मिल कारखाने बंद ही अवस्था में पड़े हैं, वो नहीं खोले गए? यदि वह तरक्की के आंकड़े या इंडिकेटर्स होते तो आप उसे कैसे देखते?
खैर वो अलग विषय है। लेकिन उपाध्याय साहब, क्या यह आपकी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आप जिस तरह से इतने अरसे से सत्ता से दूर हैं, सत्ता में वापसी करने के लिए सरकार को घेरने के लिए कवायद है। क्या अगर यह कवायद है तो यह कवायद आपको कितना माइलेज दे पाएगी, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। अब आप हमको एक जानकारी जरा सागर जी से पूछिए कि जब चुनाव आप लड़े थे तो आरजेडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और आरजेडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर आपको एक अच्छी सफलता मिली थी। उस सफलता को आप लोग नहीं पकड़ पाए। आपने अभी सागर जी कह रहे थे कि बॉर्डर पर मैं कर रहा हूँ, ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर है, तमाम बॉर्डरों की चर्चा इन्होंने की और सड़कों की चर्चा की। क्या माननीय सागर जी ये बताएंगे कि अभी हाल ही में जो लड़के परीक्षा देने आए थे बिहार में और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, ये इसका जिम्मेदार कौन था? माननीय नीतीश जी थे या माननीय अधिकारी थे या माननीय नेतागण थे या माननीय और ऊपर के लोग थे? और ये शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार दिया तो तेजस्वी यादव ने दिया और गठबंधन में नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार केवल वाहवाही लूटने के लिए इनके साथ नारा कर उनके साथ जाना, उनके साथ नारा करके इनके साथ आना, ये इनकी एक बहुत बड़ी, अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, यदि मैं कह दूं कि इनका नाम पूरे भारत में पलटू राम के नाम से कहा जा रहा है, तो अब इस पर क्या चर्चा? शून्य बटा सन्नाटा थे नीतीश कुमार के सहयोग के बिना। नीतीश कुमार आप ठीक है, नीतीश कुमार भी सन्नाटा थे। नहीं, नीतीश कुमार भी सन्नाटा थे। याद करिए, माननीय शरद यादव को याद करिए, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को याद करिए। वो दिन भूल गए क्या आप? वो दिन भूल गए क्या? आपके जो नेता नहीं, आप जॉर्ज फर्नांडिस को भूल गए क्या? आप माननीय शरद यादव को भूल गए क्या? अरे झूठ का पुलिंदा न बोलो यार। सागर जी, पहले गठबंधन की भूमिका निभाने की बात करिए। है, स्वर्गीय है, ये आप यहाँ बहस करना मैं नहीं चाहूंगा। आप केवल देखिए सागर जी, आप देखिए ज्यादा झूठ ना बोलिए। बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने क्या दिया। जब आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा चीज उन्होंने जो दिया वो बिहार को तेजस्वी यादव या डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने देने का काम किया। ठीक है, मैं समझ गया सागर साहब की बात। देखिए उपाध्याय साहब, सागर साहब साफ तौर पर बोल रहे हैं। एक मिनट सागर साहब, मैं समझ गया आपकी बात। सागर साहब साफ तौर पर बोल रहे हैं उपाध्याय साहब कि यदि नीतीश बाबू नहीं होते तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी नहीं होते, तो ये काम तो हुआ। हाँ सागर साहब, आपकी बात को मैंने रख दिया सर, प्लीज सुन लीजिए। बोलिए उपाध्याय साहब। मुख्यमंत्री थे, अब दो मुख्यमंत्री बने। अब मेरा राष्ट्रीय जनता दल से सीधा सवाल है, ठीक है, तो अब वो अकेले दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव जी? राष्ट्रीय जनता दल अकेले पूरे बिहार के चुनाव लड़ सकती है? बारे में सरकार में कहा तो रहे हैं उपाध्याय साहब कि अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। झूठ बोलने का पूरा पुलिंदा रख लिया है इन्होंने अपने साथ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं तो यही बात समझ रहा हूँ। देखिए आपसी वाद विवाद में वक्त तो थोड़ा निकल जाता है, लेकिन नीतीश बाबू के बारे में उपाध्याय साहब आप कह रहे हैं तो ये वही नीतीश बाबू हैं जिनको जनता भी अभी साथ दे रही है और वक्त आने पर आप भी साथ देते हैं। कोई अपना दरवाजा भले बोल दे कि हम बंद कर दिए हैं, लेकिन दरवाजा खिड़की सब खोल के रखे हुए हैं। इसी नोट के साथ बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नीतीश बाबू एवर रेलेवेंट हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, मौजूदा समय में तो कुछ ज़्यादा ही है। इसीलिए क्या, शराबबंदी की विफलता, शराबबंदी में होने वाली मुश्किलें और अड़चनें नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के आगे छोटी पड़ जाती हैं और इसीलिए विपक्ष लगातार इन मुद्दों को निशाना भी बनाता है, क्योंकि इन्हें भी तो देखने की ज़रूरत है। खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।